जीवन साथी के साथ ना होने का दर्द कोई नहीं बांट सकता। आज अपने लिए कुछ पल की चाहत रखने वाली निभा को भी आज अकेलेपन ने अपनी बाहों में कैद कर लिया है। कभी उसका घर सास ससुर, देवर ननद, पति और बच्चों की हंसी ठिठोली से गूंजा करता था, परंतु आज वही दीवारें भी उसकी तरह गुमसुम पड़ी है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा कॉलेज गया हुआ है। घर के सन्नाटे भंग करती हुई दरवाजे की घंटी बजती है। निभा जाकर देखती है, तब तक डाकिया लिफाफा किवाड़ी के अंदर से सरकाकर जा चुका था। लिफाफे को देखकर पहचान की एक क्षण सी सुगंध उसकी नथनों में समा चुकी थी, परंतु कुछ न समझ आने की वजह से लिफाफे की ऊपरी लिखावट में ही मस्तिष्क उलझकर रह गया। उसने बिना खोले ही लिफाफे को रख दिया और कुछ अन्य काम करने लगी। ज़्यादा देर तक निभा अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और आकर आशंकित मन से लिफाफे को फाड़ा। चिट्ठी पढ़ते ही काले अक्षर में लिखे गए शब्द रेत की तरह उसकी आंखों के नीचे बिखर गए। इतने वर्षों बाद उसके पति का करुण निवेदन, निभा, मैं अपनी ज़िंदगी का अंतिम पल काट रहा हूँ। इस घड़ी में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कृपया बच्चों को लेकर एक बार आ जाओ ताकि तुम लोगों से अपने किए की माफ़ी मांगकर सुकून से मर सकूं। चिट्ठी पढ़ते ही निभा की आंखों से अचानक आंसुओं की रसधार बह निकली। वर्षों से रुके आंसू बांध तोड़कर उन्मुक्त बह निकले, मानो उसकी वर्षों की साधना किसी भी क्षण उनफती नदी की तरह बह निकलेगी और एक बार फिर से कई बच्चों से भी बेसहारा न हो जाए। पत्र पढ़कर उसकी उठती निगड़ती सांसें किसी सिंह के मुंह से में फंसे मृग शावक की भांति छटपटा रही थी। उसकी बच्चे तो पिता का नाम सुनना ही नहीं चाहते थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके चारों ओर दम घोटू वातावरण उपस्थित हो गया हो। उसके धड़कनों की तेज गति ही उसे जिंदा होने का एहसास करा रही थी। जीवन साथी के साथ ना होने का दर्द भी अजीब है। जिस पति का नाम उसने अपनी ज़िंदगी की किताब से वर्षों पहले फाड़ दिया था, आज उसी का पत्र पढ़कर वो व्याकुल होकर छटपटा उठी। पत्र को हाथों में लिए कितनी ही कटु और मधुर यादें जीवित होकर जलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। निभा के मायके में भरा पूरा परिवार था। ग्रेजुएशन करते ही माता पिता की मर्जी से उसकी शादी मनीष से हो गई। मनीष आकर्षक और सरकारी नौकरी प्राप्त नवयुवक था। निभा मन से में ढेर अरमान लिए हुए ससुराल पहुंची। साधारण रूप रंग की निभा इतने खूबसूरत पति पाकर निहाल थी। ससुराल में सास ससुर, देवर ननद ने अपने स्नेह सम्मान से उसे घर की बड़ी बहू का रुतबा दे दिया। उसका घर हमेशा सभी की हंसी ठिठोली से गुलजार रहता। इन सबों के प्यार के अलावे पति के बेपनाह मोहब्बत से वह ससुराल में पूरी तरह रच बस गई। समय के साथ वह दो बच्चों बेटी और सिया और बेटा विपुल की मां बन चुकी थी। निभा मायका विशेष अवसरों पर ही 2-4 दिनों के लिए जा पाती। इन्हीं 2-4 दिनों में ही उसके पति उसके विरह में व्याकुल हो उठते। सास ससुर, देवर ननद को उसके बिना घर काटने को दौड़ था। इतने अच्छे परिवार पाकर निभा खुद को भाग्यशाली समझती। उसकी सहेलियां उससे मजाक करते हुए कहती, निभा ध्यान रखना, जीजा जी का अत्यधिक प्यार रोमांस कहीं तुम्हें ठग न ले। निभा भी मुस्कुराते हुए कहती, मेरे पति बहुत भोले और सरल हैं, वे मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। उसे क्या पता था कि एक दिन सब कुछ रेत की मानिंद उसके हाथों से फिसल जाएगी। आपकी सुखद गृहस्थी में डूब निभा को बिखराव की आहट का तनिक भी आभास नहीं था। दफ्तर से आकर एक दिन पति मनीष ने खुशी से अपने प्रमोशन की खबर सुनाई।
परिवार में सभी खुशी से एक साथ चिल्ला पर उठे, परंतु दिल्ली तबादले की खबर सुनकर सभी एकाएक खामोश हो गए। निभा ने भी एक दीर्घ सांस लिया। उसकी मधुर कल्पना फुर्र से विलीन हो गई। रात में निभा ने पति की बाहों में सिमटते हुए कहा, मैं आपके बगैर पल भर भी नहीं रह सकती हूँ। बच्चों के साथ मैं भी दिल्ली चलूँगी। मनीष ने उसे अपने करीब लाते हुए कहा, निभा, मैं तो भी तुम्हारे और बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ, परंतु इस उम्र में माँ पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। मेरे भाई की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, बहन की भी शादी करनी है। सबसे बड़ी बात, बच्चे यहाँ आके अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बार बार उनकी पढ़ाई में बाधा पहुँचना ठीक नहीं है। मैं कोशिश कर 3 साल बाद वापस पटना तबादला करवा लूँगा। बस कुछ दिनों की बात है। निभा भी एक आज्ञाकारिणी पत्नी के समान पति की बातों को मानकर नम आंखों से दिल्ली विदा किया। प्रारंभ में तो मनीष 2-3 महीनों पर आ जाता। पति के प्यार में डूबकर निभा बिछोह के एहसास को भूल जाती। दिल्ली जाने के बाद से मनीष उसे प्रति सप्ताह प्यार से सराबोर चिट्ठियाँ भेजता। पहले के समय तो चिट्ठियाँ ही दिल की धड़कनों के समान होती थी। इन्हीं के सहारे उसकी ज़िंदगी अपनी रफ्तार ले रही थी। 5 साल का समय बीत चुका था। ननद देवर की शादी हो चुकी थी, देवर की नौकरी भी लग चुकी थी, परंतु इन 5 सालों में मनीष अपने तबादले की बात भूल चुका था। धीरे धीरे मनीष के पत्र आने बिल्कुल बंद हो गए। एक समय ऐसा भी आ गया कि मनीष अपना घर और पता बदलकर न जाने किस क्षितिज में गुम हो गया। कुछ समय तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। निभा के मन में रूपी आकाश पर आकांक्षाओं की ढेर बदली मंडराने लगी। एक दिन उसकी सहेलियों ने खौलते लावे के समान खबर सुनाते हुए कहा, निभा, मैंने पता किया है, मनीष ने वहाँ चुपके से एक पंजाबी लड़की से शादी कर ली है। इस खबर को सुनते ही निभा सुन सी रह गई। विश्वासघात के कारण क्रोध से उसके अंदर जलती हुई ज्वाला उबलने लगी। फिर भी उसे इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने देवर के साथ दिल्ली जाकर सच्चाई की पता लगानी चाहिए। दिल्ली में उससे मनीष के घर जाने पर देखा कि उसके पति के साथ एक गोरी चिट्ठी लंबे कद की महिला सी लगाए हुए खड़ी है। पति के सानिध्य से उसका दमकता चेहरा उसका मुख चिढ़ा रहा था। वो भी तो उसी पति की सुहागिन है, परंतु उसे छल प्रपंच कभी नहीं आया। निभा ने जब खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा तो उसकी आहत भावनाएं दबी चिंगारी की भांति सुलगने लगी। पति मनीष उसे देखकर मुंह फेरकर अंदर की ओर जाने लगे। उसने भावावेश में अवरुद्ध कंठ से पति के हाथों को पकड़ लिया। उसने हिम्मत अपने थरथराते होठों से कहा, मनीष, आप मुझे जवाब दो कि मेरी क्या गलती है, मेरे दोनों बच्चों का क्या कसूर है, आपने मेरे विश्वास को खंडित क्यों किया। मनीष के पास निभा की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो पत्थर की मूर्ति की भांति चुपचाप मौन खड़ा रही। जवाब में उसकी एक नई नवेली पत्नी ने कहा, इतने दिनों तक तो तुमने पति की शारीरिक और मानसिक जरूरतों का ख्याल नहीं रखा। एक बार भी ये नहीं सोचा कि जवान मर्द अपनी शारीरिक जरूरतों को कैसे पूरी करेगा। आज झूठ मूठ का अधिकार जताने और रोने आई हो। अब मैं ही उसकी पत्नी हूँ। तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मारकर निकलवा दूंगी। निभा ने कातर दृष्टि से पति की ओर देखा। उसने पति के समक्ष अपने हाथ पैर जोड़े, बच्चों की दुहाई दी, परंतु पत्थर दिल पति नहीं पसीजा। उदास सी निभा कुछ देर तक घर के बाहर छलावे में खड़ी रही। उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। एक जीवन साथी के बिना जीने की कल्पना उसे डरा रही थी। उसे ख्याल आ रहा था कि उसने जो दुनिया अपने लिए बसाई थी, आज उसका तिनका तिनका बिखर गया। वक्त की ऐसी आंधी आई जो एक ही झटके में
उसकी जिंदगी की सारी खुशियों को उसकी पहुंच से दूर ले गई। पति की बेवफाई ने उसके उपवन जैसे जीवन को कांटों की सेज बना दिया। उसका दिल कर रहा था कि अभी यही जोर जोर से फूट फूट कर रोए, परंतु उसने उस वक्त कठोरता से खुद को संभाला। उसकी आवाज़ें फर्रा गई थी। वह अपनी आंखों में चमकते आंसुओं को छिपाने के लिए दूसरी ओर देखने लगी। सच में जिंदगी ऐसे खेल दिखाएगी, ऐसा कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी घुटन और बेचैनी उसे कभी नहीं हुई थी। उसका देवर रमेश बुत बना खामोश देख रहा था। जब निभा का अपमान चरम पर पहुंच गया तब रमेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी अब यहाँ से चलो। इनकी आंखों पर बेहिया और वासना की पट्टी चढ़ चुकी है। इनके बिना इनके लिए सही गलत का कोई पैमाना नहीं है। निभा भी अब उस घुटन भरे माहौल में नहीं रहना चाहती थी। लूटी पीटी निभा भी खोखले मन से पटना वापस आ गई। इस घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। कुछ दिनों तक तो सास ससुर देवर का रवैया भी सहानुभूतिपूर्ण रहा, परंतु धीरे धीरे सभी की नज़रें बदलने लगी। सच ही कहा गया है कि एक औरत को अगर पति का साथ हो तो वो दुनिया से लड़ने की क्षमता रखती है, परंतु अगर ससुराल में पति का साथ न हो तो उसका जीवन पतवाहरी विरीन नौका के समान हो जाता है। ससुराल में निभा की ऐसी ही स्थिति हो गई थी। सबके रहते हुए भी वह ससुराल में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके तन मन में पति के रूप में बस मनीष की छवि अंकित थी। 10 साल के खूबसूरत दाम्पत्य जीवन को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। इस कारण उसने ना तो अपने कभी पति से तलाक मांगा, ना ही पति ने उसे दिया। आरंभ में जीवन साथी के विरह का दंश उसे अंदर ही अंदर गुलाए जा रहा था। दिन तो परिवार के कामों में कर जाता था, पर नागिन सी काली रात उसे तरपाती रहती। वह बच्चों की खातिर में ससुराल में घुट कर जी रही थी। निभा के देवर की शादी हो चुकी थी। उसकी हैसियत घर में मात्र एक नौकरानी की रह गई थी। सास ससुर का उपेक्षित व्यवहार तो वह किसी प्रकार झेल लेती, परंतु जब बार बार बेवजह जब उसके बच्चों को अपमानित किया जाता तो उसकी ममता कराह उठती। अपमान और क्षोभ से उसके आंसू निकल पड़ते। बच्चे सहम कर कुंठित हो रहे थे। कठोर फैसले लेते हुए निभा एक दिन बच्चों को लेकर मायके पहुंच गई। मायके में माता पिता ने उसका खुले दिल से स्वागत किया, परंतु निभा जानती थी कि पिताजी की पेंशन से उन लोगों का गुजारा मुश्किल है। वहाँ उसने दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखाया और खुद बीएड की तैयारी करने लगी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद ही उसे सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी लग गई। वक्त की यही अच्छी बात है कि सदैव गतिशील रहता है, रुकता नहीं है। अब निभा की जिंदगी में ठहराव आने लगा। बढ़ती उम्र के साथ पति की स्मृतियों का बोझ विस्मृत हो चला था। बच्चे को साथ वह अपनी दुनिया में मस्त थी। अचानक से आई चिट्ठी ने एक बार फिर से उसकी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी थी। चिट्ठी पर पकड़े हुए अनायास ही उसकी आंखों के कोर गीले होने लगे। अचानक से बेटी की आवाज़ से निभा का ध्यान भंग हुआ। घर के अंदर घुसते ही माँ के कांति विहीन चेहरे को देखकर वह डर गया। उसने पूछा, माँ क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? निभा ने चिट्ठी बेटे की ओर बढ़ा दी। चिट्ठी पढ़ते समय बेटे विपुल के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। उसने क्रोध में चिट्ठी एक ओर फेंकते हुए कहा, माँ, जिसने हमें बीच मझधार में मरने के लिए छोड़ दिया, बिना कसूर किए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला गया और कभी जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि हम किस हाल में हैं। उस आदमी के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अतीत की कसेली यादें निभा को झकझोर रही थी।
वह दुविधा में थी। उम्र के साथ साथ वह जिंदगी से इस अध्याय को विस्मृत कर चुकी थी, परंतु एक जीवन साथी के अभाव का दर्द कभी भी उसके चेहरे से झलक रहा था। आज वह एक बार फिर से जिंदगी के दोराहे पर आकर खड़ी थी। एक पति के रूप में तो वह मनीष को कब का अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी, परंतु मानवता के लिहाज से एक मरते हुए व्यक्ति की इच्छा पूरी करना उसका फर्ज और धर्म बनता है। उसने अपने अंदर साहस बटोरते हुए कहा, बेटा 10 साल मैंने उस आदमी के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारी है। वे हमारे दोनों बच्चों के पिता हैं। इस बात को मैं कैसे भूल जाऊं? आखिर हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है। विपुल माँ, उन्होंने अब तक कौन सा दायित्व निभाया है? वे अपने पति हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, हमारे पिता नहीं। आपको जाना है तो रोकूंगा नहीं, पर हम दोनों भाई बहन नहीं जाएंगे। निभा बेटे का कंधा पकड़कर जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम दोनों बताओ कि मैं क्या करूं? आखिर निभा की भावनाओं का कद्र करते हुए दोनों भाई बहन माँ को लेकर दिल्ली रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर निभा ने देखा कि उसका पति मनीष अस्तित्व का मात्र पंजर भर रह गया है। मनीष ने पत्नी और बच्चों को देखकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, परंतु नाकामयाब रहा। लेटे लेटे मनीष ने निभा के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, निभा मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगने के काबिल नहीं हूँ, फिर भी मांगता हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है, इसकी सज़ा मुझे मिल रही है। निभा, मनीष, अब इस माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। एक जीवन साथी साथ न होने का दर्द, भारी जवानी में जो मैंने झेला है उसे तुम क्या जानो। वे तिल तिल कर गुजरी हुई रातें क्या तुम्हारी माफ़ी से सुखद हो जाएगी? मनीष, मैंने भावावेश में आकर दूसरी शादी तो कर ली, परंतु मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसे केवल मेरे पैसों से प्यार है। वो मुझ पर तुम्हें तलाक देने और सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाने का दबाव बनाने लगी। मैं उसकी मंशा समझकर आनाकानी करने लगा। वो क्रोध में आकर मेरे खाने में थोड़ी थोड़ी जहर देने लगी। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर द्वारा उसके षड्यंत्र का खुलासा हुआ। पकड़े जाने के डर से वह भाग खड़ी हुई। निभा, मनीष, तुम्हारे पछताने हमारा गुजारा हुआ दुखद जीवन हमारी खुशियाँ वापस नहीं ला सकता है। मनीष, निभा, प्लीज़ दोनों बच्चों को एक बार मुझे पापा कहकर पुकारने बोलो, जिसमें मेरी अंतिम समय मेरी आत्मा को सुकून मिल सके। पिता की दर्द भरी करुण पुकार से दोनों बच्चे भावुक हो उठे। दोनों ने एक साथ कहा, पापा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। बच्चों की आवाज़ सुनते ही मनीष की आत्मा अनंत शक्ति में विलीन हो चुकी थी। निभा ने आज तक अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारा था। आज उसने अपने हाथों सिर का सिंदूर पोंछ लिया और गले से निकलकर मंगलसूत्र मनीष के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चों ने निभा को गले लगाते हुए कहा, माँ थाने चलकर पापा के गुनाहगार को खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने हैं। निभा जीवन साथी की बेवफाई का गम भूलकर उसके गुनाहगार को सजा दिलाने के लिए उठ खड़ी हुई। सचमुच एक औरत के जीवन में जीवन साथी का विछोह सबसे बड़ा आघात है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।